ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। सभी के पास हैंड आउट है अभी। आप में से किसी ने पूछा कि मैम एक बार कंट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दीजिए। देखिए, एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं मैटर करता, कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिट हमने एडिशनल बेचा तो हमारे हाथ में नेट कितना बचेगा। अब एक यूनिट अगर हम एडिशनल बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो चलो ठीक है, फाइन, एक यूनिट की एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस तो हमारे हाथ आई जाएगी, राइट। बट ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का 100, तो बस आपको 100 का फायदा हो गया। उस यूनिट को बनाने के लिए भी तो कोई खर्चा लगा होगा, और वो खर्चा कौन सा लगा होगा? वेरिएबल कॉस्ट का ही लगा होगा। एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कोई फिक्स्ड कॉस्ट की एडिशनल इनकरेंस तो नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट का तो मतलब ही यही है, आउटपुट बढ़ता रहे कम होता रहे, फिक्स्ड कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता। बट एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट जरूर लगेगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो अगर हमने एक यूनिट फालतू बनाया और बेचा तो हमको नेट मुनाफा कितना हो रहा है, नेट गेन कितना हो रहा है? 70। तो एक बिजनेस है, मान लो सेट करा कराया बिजनेस है, आगे उसको सोचना होता है कि किस तरीके के डिसीजन लिए जाए। उसको पता है कि फिक्स कॉस्ट अब उसके कवर्ड होकर ही चलेंगे, तो अब वो प्रॉफिट की तरफ नहीं देखेंगे, वो कंट्रीब्यूशन की तरफ देखेंगे। एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितनी मिलेगी, और जितनी कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो प्रॉफिट को जाके कंट्रीब्यूट कर देगी। कहने का मतलब अगर एक यूनिट फालतू बिका तो कंट्रीब्यूशन कितनी बचेगी? 70। एंड यही प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर देगी, इन द सेंस प्रॉफिट भी हमारा 70 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। मेन चीज क्या है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस कॉस्ट में हमें पता है वेरिएबल भी आते हैं, फिक्स्ड भी आते हैं। यहां पर आकर हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह अलग और फिक्स्ड कॉस्ट की जगह अलग कर देते हैं, तो जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। और जो ये बीच की फिगर है इसको नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा पीवी रेशो का। बच्चे ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास बहुत बहुत बाद में जाकर हम डिटेल में टेकअप करते हैं। अब मैं आपके सामने इंडेक्स जो रखने जा रही हूँ ये ऑब्वियसली अभी जो इस टाइम पर स्कीम चल रही है उसके हिसाब से है। आपके लिए रेलेवेंट अभी क्या है, आईसीआई की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, बट ये मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। जो अगर जो हमारे पास जो वॉल्यूम वन बनती है, मेरी जो बुक वन बनती है ये वो है। फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स में वो चैप्टर्स हैं जो कि बुक टू में जाते हैं। तो मेरे पास ये जो ना वॉल्यूम वन का इंडेक्स, वॉल्यूम टू के चैप्टर्स ये रहे। उसमें एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, और वहां पे तो भर भर के नाम, कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो एंड एवरीथिंग तो है ही। वहां पर जाकर आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में मेरे को सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ दोस टू क्वेश्चंस मुझको पीवी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको टेकअप करवाना पड़ा। पीवी रेशियो क्या होती है? अच्छा, पीवी रेशियो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। इन दिस एग्जांपल मुझे बता सकते हैं पीवी रेशियो क्या होगी? 70%। पीवी रेशियो 70%, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 70%। ठीक है जी। तो अगर ये तो मैंने आपको बात बता दी, एडिशनल यूनिट बन के बिका तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी। अब ऑन द फ्लिप साइड, अगर यूनिट का नुकसान हो गया, यूनिट बन सकता था नहीं बना, बन सकता था बिक सकता था तो 100 में बिक सकता था, बट अच्छा चलो अभी नहीं आई सेल्स हाथ में। अगर सेल्स हाथ में नहीं आई तो आप ये सोचो ना, 100 रुपए का नुकसान नहीं बोलोगे आप ये बोलोगे यूनिट को बनाते अगर तो 30 रुपए का खर्चा भी होता, वो 30 रुपए का खर्चा भी तो नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हमको नुकसान कितने का हुआ है? 70 का हुआ। सो व्हेन आउटपुट इज लॉस्ट, व्हेन सेल्स इज लॉस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन इज लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट अगेन प्रॉफिट लॉस करवा दो। क्लियर हो गया जी? बढ़ सकते हैं आगे। देखिए, बिफोर आई कंटिन्यू विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टॉपिक आगे का, मैं आपको थोड़ी जनरल एक बात डिस्कस कराना चाहती हूँ रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो काइंड ऑफ आज हम सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फॉर द फर्स्ट हाफ एटलीस्ट।
सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन में अब देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में इन जनरल बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज दी आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, आगे समराइजिंग दी कॉस्ट एंड प्रेजेंटिंग देम टू द मैनेजमेंट या प्रेजेंटिंग देम टू द स्टेक होल्डर्स, राइट। कॉस्ट को इकट्ठा करना, उसको कंपाइल करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। जो तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं जी सब्जेक्ट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हमको एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन एस्पेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाया जाता है। हेंस दी सब्जेक्ट का नेम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट में हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज दी गोइंग टू बी द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। कॉस्ट को क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आपके पास कपड़े हैं और आपको कपड़ों को क्लासिफाई करना है। आप सोचते हैं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कुड बी समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, ये बोल सकते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है कि उन्हीं कपड़ों को कैसे बोल सकते हैं, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े। या एक और क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, टॉप्स एंड बॉटम्स, ऐसा भी हो सकता है। और यू कुड क्लासिफाई योर क्लोथ्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। तो एक ही चीज को कैटेगरी में बांटने के बहुत सारे क्राइटेरिया बन सकते हैं। बहुत सारी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। मैं आपको आज बहुत लिमिटेड डिस्कशन कराने वाली हूँ। देखिए जी, आपने अपनी कॉपीज में हेडिंग डालनी है कॉस्ट। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, लेबर चैप्टर से हट के बात में कर दूंगा आपके कॉस्ट। और यहां पर रखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन दी बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में लिखना ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है कि कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है। चलिए, बिफोर आई डिस्कस दीज एलिमेंट्स, पहले बताओ सभी लोग नाश्ता वास्ता करके आए हो। मैं नाम लेने वाली हूँ जैम का, ठीक है। ये ना हो कि मैम तो भूख लगी क्लास में बैठे बैठे, ऐसा नहीं सोचना। जैम बनाते हैं तो उसके लिए एक जैम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को क्या क्या खर्चे पड़ते हैं बताओ। रॉ मटेरियल माने जैम के लिए क्या रॉ मटेरियल है, फ्रूट्स, शुगर, फ्लेवर्स, पैकिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन की डेप्रिसिएशन और लेबर और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अभी बहुत कुछ है प्रिजर्वेटिव, बता जा रहे हैं। हाँ जी, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव। बताओ, ये तो आप प्रॉपर शेफ बन के पूरी रेसिपी बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। बेटा एक सेकंड देना मुझे, हाँ। बस आप लोगों को पता है ना कि डिस्कवरी पे आजकल पता नहीं किस पे आता ही होता है ये, हाउ इट इज मेड वगैरह, असेंबली लाइंस वगैरह देखते हो आप। फूड फैक्ट्री, यस, फूड फैक्ट्री। ऐसी वीडियोस देखी हो या आपने। बच्चे ऐसा है, ये वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हाउ बिजनेसेस आर रन। कोई भी बिजनेस हो गया, कैसे काम होता है पता होना चाहिए, ठीक है। किसी की कोई अपनी फैक्ट्रीज वगैरह है क्या, फैमिली में कोई फैक्ट्री किसी की ओन, कभी ऐसी कोई फैक्ट्री विजिट्स की है, किस कौन सी फैक्ट्री विजिट्स की है।
नो वन। अच्छा, आप लोगों ने कोई एडिशनल खर्चा आइडेंटिफाई किया? जो भी आपने मुझे ये लिस्ट बनाई है बताई है, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट आइडेंटिफाई हुई? वैसे तो मेजोरिटी आप बता ही चुके हो, फ्रूट्स और शुगर वगैरह सब बता चुके हो, कुछ और? हाँ जी, फ्यूल, एग्जैक्ट, फ्यूल। फ्यूल आप नहीं बता पाए थे, एंड ऑब्वियसली सो मेनी अदर टाइप ऑफ कॉस्ट विच वर नॉट एविडेंट इन दी वीडियो, बट हमें पता है कि एक बिजनेस कंसर्न को होते हैं। अब सोचो, ये तो हमने अभी 10-12 की लिस्ट बना ली है, और भी छोटे 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 करके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। हमको उन सभी को कंपाइल करना है और पहले क्लासिफाई करके, इट मेक सेंस टू कैटेगराइज व्हेन देयर इज अ ह्यूज ह्यूज लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स क्या कहती है? 3 कैटेगरीज में आप बांट दीजिए। पहली कैटेगरी का नाम लिखिए मेरे साथ साथ, मटेरियल। दूसरी कैटेगरी का मेरे साथ नाम लिखेंगे, लेबर। और तीसरी का नाम लिखेंगे, एक्सपेंसेस। मटेरियल में लिखिए कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। लेबर में लिखिए कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। और एक्सपेंसेस में लिखिए रेजिडुअल कैटेगरी ऑफ कॉस्ट। रेजिडुअल कैटेगरी ऑफ कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब समझना जरा। मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। टैंजिबल मतलब जिसको हाथ लगा सकते हैं। अगर मैं जैम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, जैम के लिए मटेरियल क्या लगा था? स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी को ऑफ कोर्स हाथ लगा सकते हो, एग्जाम्पल एक क्या आ गया, फॉर द पर्पस ऑफ जैम मेकिंग स्ट्रॉबेरी। अच्छा, एक और चीज मैं बोल रही हूँ जो टैंजिबल आइटम है और जिसको मैं मटेरियल कॉस्ट ही बोलूंगी। फैक्ट्री में छोटी मोटी स्टेशनरी लगती है, कॉपी पेन वगैरह लगता है। कॉपी पेन को भी हम यहाँ पर नाम मटेरियल ही देंगे, स्टेशनरी। अब आप मटेरियल समझते हैं रॉ मटेरियल से, ठीक है? यहां पर मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात बोल रही हूँ मटेरियल गोइंग बाय इट्स डेफिनेशन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। स्टेशनरी भी एक टाइप ऑफ मटेरियल है। आपने ये नहीं कहना मैम प्रोडक्ट में कौन सा डल, हम तो मटेरियल का मतलब समझते हैं जो प्रोडक्ट में डलता है। नहीं बच्चे, मटेरियल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। तो बचपन में जिसको सीखते थे ना, उसको अभी होल्ड पे रखिए, 5 मिनट बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर लेबर मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। हमको वीडियोस में दिखाई दे रहे थे हाथ, कोई ना कोई इंसानी हाथ ही थे, ह्यूमन हाथ ही थे, एलियन हाथ तो थे नहीं। उनको ऑब्वियसली पैसा देना है, और उनको जो भी कॉम्पेंसेशन देनी है उसको हम बोल देंगे लेबर। बट सिर्फ जो हमको जैम बनाने के लिए जो कुक्स कह लीजिए, जो वर्कर्स कह लीजिए, वही इन्वॉल्व है, वही एक लेबर फोर्स है, ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन और भी लेबर फोर्स एम्प्लॉय कर सकती है, और भी ह्यूमंस एम्प्लॉय कर सकती है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, कोई कैंटीन का वर्कर भी अलग से हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है, कोई ऑफिस बॉय भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है? ह्यूमंस है। तो इन ह्यूमंस को जो कॉम्पेंसेशन दी जाएगी दैट विल बी कॉल्ड लेबर कॉस्ट। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया। अब मान लो एक मशीन ऑपरेटर है, काम पूरा मशीन से बन रहा है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाउ इट इज मेड वाली जो वीडियोस है, फूड फैक्ट्री वाली वीडियोस है, वहां पर मशीनी तौर पर काम होता है। तो मशीन को ऑपरेट करने वाले मशीन ऑपरेटर भी होते हैं। एक तो मैंने वो एग्जाम्पल लिखा, और लिखा मैंने सिक्योरिटी गार्ड। आप साथ साथ ये एग्जाम्पल लिख लीजिए एक बार प्लीज। ठीक है, एंड देन एक्सपेंसेस। कोई खर्चा है, खर्चा है, बट उसको हम मटेरियल कॉस्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ अ टैंजिबल आइटम। एग्जैक्टली उसको हम लेबर कॉस्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, बट स्टिल खर्चा है, उसको हम डाल देंगे एक्सपेंसेस में। आपने एग्जाम्पल बताया इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है जी, रेंटल कॉस्ट, इवन डेप्रिसिएशन भी हमारे पास जो है वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया रेंट का। अच्छा, मैं एक नाम बोलने वाली हूँ, रॉयल्टी। रॉयल्टी आप लोगों को मालूम है क्या होता है? किस चीज के लिए दी जाती है रॉयल्टी? अगर हम कोई पेटेंट,
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का अगर कोई यूज कर रहे हैं तो हमको बदले में देनी होती है रॉयल्टी। इन दिस एग्जाम्पल जैम बन रही है, मान लीजिए मैं जैम मैन्युफैक्चरर और मैंने अपनी किसी फ्रेंड की सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल किया या किसी की भी सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल किया है, तो सीक्रेट रेसिपी उनकी पेटेंटेड है, उन्होंने पेटेंट कराई हुई है। अगर मैं उस पेटेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस नो हाउ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे उनके लिए बदले में देनी पड़ेगी रॉयल्टी, एंड दैट रॉयल्टी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। बात समझ में आ गई है जी? ठीक है, तो हमने खर्चों को क्लासिफाई करना सीखा तीन एलिमेंट्स में, नेमली मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। चलिए इसी की कंटिन्यूएशन में हमारे पास नेक्स्ट बेसिस बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। नाम लिखिए, ट्रेसेबिलिटी टू फाइनल गुड। On the basis of traceability to final good, this is the next criteria, and accordingly आप मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड जोड़ देना आप, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, तीनों एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कर दीजिए बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऐसे ही एक्सपेंसेस को भी क्लासिफाई कर दीजिए बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लीजिए, हाँ जी डन है। इनकी डेफिनेशन बाद में आपको आपके प्रिंटेड नोट्स जो मिलेंगे उसमें मिल जाएगी, बहुत ही इजी है समझने में। मटेरियल मतलब जिसको हाथ लगा सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि फाइनल गुड का हिस्सा बनता है, सिंपल। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल तो है, टैंजिबल आइटम तो है, बट वो फाइनल गुड का हिस्सा नहीं बनता। हमारे पास ऊपर एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और स्टेशनरी। बताओ जी कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट? स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट है और स्टेशनरी इनडायरेक्ट है। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, जिसको आप बचपन में नाम खाली मटेरियल बोलते थे या रॉ मटेरियल बोलते थे, वो अब उसका नाम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो स्टेशनरी मटेरियल तो है बट वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक हो गया जी? ओके, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ गई है सभी को? ऑल राइट। लेबर, वो लोग जो कि फाइनल गुड बनाने में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल टू फाइनल गुड कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, वो हो गए डायरेक्ट लेबर। बाकी लोग जो कि लेबर तो हैं, ह्यूमंस तो हैं, उनको पैसे भी देने हैं, सैलरीज भी देनी है, बट वो कन्वर्जन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इन आर एग्जाम्पल मशीन ऑपरेटर एंड सिक्योरिटी गार्ड, कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट? बिल्कुल ठीक है जी, मशीन ऑपरेटर हमारी डायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट लेबर में आ गया सिक्योरिटी गार्ड। इनडायरेक्ट लेबर के और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं जी, ऑफिस बॉय, स्वीपर हो गया जी, और अकाउंटेंट हो गया, कोई इनफैक्ट कोई सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का काम सुपरविजन ही होता है जी, वो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, एचआर बिल्कुल, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एजेंट्स, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। अब एक्सपेंसेस में समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये ध्यान से समझने वाली बात है। वो एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट के लिए स्पेशली किए गए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो कि जनरल एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट के लिए स्पेशल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन इन दिस केस जैम को लेकर बात है, जैम के लिए कहना इसे रॉयल्टी स्पेशली इनकर की गई है। कल को हम प्रोडक्ट बदल दें, मान लो उसी सेम फैक्ट्री प्रीमाइसेस में मैं जैम की बजाय गारमेंट बनाना शुरू कर दूं या पोटैटो चिप्स बनाना शुरू कर दूं, क्या अभी भी मुझे जैम वाली रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी? नहीं। सो एक अगर हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो क्लियर कट है, हाँ जी ये स्पेसिफिकली जैम के लिए जा रही है, तो रॉयल्टी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप अपनी रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी डेप्रिसिएशन और मशीनरी वगैरह डाल सकते हैं कि ये तो खर्चा वैसे ही होता है, प्रोडक्ट बदल दो, ये खर्चे तो वैसे भी जनरल होते ही रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं अपनी कोचिंग क्लासेस की बात करूं,
इन कंपैरिजन टू, दिस इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इन कंपैरिजन टू बिजनेस कंसर्न मेरे पास यहाँ पर कॉमन खर्चे भी तो हैं। रेंटल मैं भी पे कर रही हूँ, कोई भी एक फैक्ट्री है वो भी पे कर रही होगी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मुझे यहाँ पे भी हो रहा है, फैक्ट्री में भी हो रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, उनके इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है? तो एक्सपेंसेस जो कि स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है वो हो गए डायरेक्ट, और जो कि जनरल है स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट नहीं है वो हो गए इनडायरेक्ट। जो हाँ जी, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए, अब डेप्रिसिएशन किस चीज की? मशीन्स की। प्रोडक्ट बदल दोगे, कोई और प्रोडक्ट बनाओगे, उसके लिए भी अपनी कोई स्पेसिफिक अगर मशीन्स आएंगी, डेप्रिसिएशन तो तब भी होगी। बाय द वे दिस इज अ वेरी ग्रे एरिया जो आपने पॉइंट एक ब्रिंग फॉरवर्ड किया, कि जैम को बनाने के लिए अलग मशीनें लग रही हैं, कल को चिप्स बनाएंगे अलग मशीनें लगेंगी, तो ये तो हो गया ना कि ये जैम वाली डेप्रिसिएशन अलग है और चिप्स वाली डेप्रिसिएशन अलग होगी। तो यहाँ पर वो बात नहीं जा रही। अब हम डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, या इन जनरल हम बोलते हैं कि इन जनरल भी तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर वगैरह की भी लगती है। तो राइट नाउ अभी नाउ डेप्रिसिएशन इज अ वेरी ग्रे एरिया जो कि आगे के चैप्टर्स में जाके क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर यू, ठीक है जी? तो एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। पोटैटो चिप्स बनाने हैं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा? पोटैटो रहेगा। अगर चेयर बनानी है तो डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा? वुड रहेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल तो है बट फिनिश गुड का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर मतलब वो वर्कफोर्स जो कि फिनिश गुड बनाने में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस विच आर स्पेशली इनकर्ड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब विच आर नॉट स्पेशली इनकर्ड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, दीज आर जनरल इन नेचर, ठीक है जी? तभी यहां पर नाम रखा गया है ट्रेसेबिलिटी टू फाइनल गुड। ट्रेसेबिलिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन क्लियर कट है क्या? जी, अगर मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉबेरी यूज हो रही है, आई कैन ट्रेस स्ट्रॉबेरी टू जैम, राइट? कि जी हाँ जी, यहाँ पर अगर स्ट्रॉबेरी का खर्चा हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है जी? जैम बनाने के लिए। ट्रेसेबिलिटी है, क्लियर कट लिंकिंग है। बट क्या मैं क्लियर कट लिंकिंग बोल सकती हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, जाम बनाने के लिए हो रहा होगा, जबकि अभी हमको ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ही नहीं पता, वो तो यहाँ पे भी स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, ऑफिस में भी स्टेशनरी पड़ी है, राइट? ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, यहाँ पर लेटर से जाम बनाने के लिए हमने स्पेशली शेफ हायर किया, तो स्पेशली शेफ हायर किया ना जाम बनाने के लिए। कोई और प्रोडक्ट बनाना होता, लेटर से गारमेंट बनाने होते, फिर थोड़ी ना शेफ हायर होता, राइट? तो शेफ हायर्ड है किसके लिए? जाम बनाने के लिए। ट्रेसेबिलिटी आ गई डायरेक्ट लेबर की। अब सिक्योरिटी गार्ड इसलिए खड़ा किया हुआ है क्योंकि जाम बन रही है, अगर जाम ना बनती सिक्योरिटी गार्ड ना खड़ा होता, ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड तो हर जगह होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इज अ इनडायरेक्ट लेबर। रॉयल्टी और रेंट का तो मैं आपको बता ही चुकी, ठीक है जी? ट्रेसेबिलिटी वर्ड का भी मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनको हम बोलते हैं ये मेन मेन खर्चा है। जी, जैम अगर बनानी है तो मेन मेन खर्चा स्ट्रॉबेरी का तो लगेगा। हम बोलते हैं कि ऑब्वियसली मेकिंग एफर्ट भी है, शेफ की पैसे भी है, रॉयल्टी भी इसके लिए स्पेशली जा रही है। मेन मेन खर्चे को इकट्ठा करके हम नाम भी कुछ ऐसा देते हैं। आप लिखिए इस चार्ट के नीचे, चार्ट खत्म हो चुका है बाय द वे, इस चार्ट के नीचे नाम लिखिए प्राइम कॉस्ट। मेन कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप एक बार ना बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करो। आप कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट कोट पूछते हैं किसी से तो सामने वाला सेलर आपको कैसे बोलता है? देखो मेन मेन खर्चे तो ये हो गए, बाकी ऊपरले खर्चे भी हैं, ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं, ऊपर ऊपर के खर्चे भी हैं। ऊपर ऊपर के खर्चे मतलब इस लैंग्वेज में क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और नाम भी उनको फिर ऊपर ऊपर वाला जैसे दिया हुआ है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स इज सम ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है ये टर्मिनोलॉजी भी?
ओके, अब समझना जरा, अगर आपको किसी भी चीज की कॉस्टिंग करनी है, एक जनरल बात है, मेन मेन खर्चे की ज्यादा वैल्यू होगी। मान लो 100 रुपए कॉस्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट, कॉस्ट नॉट दी सेलिंग प्राइस, में कॉस्ट की बात करूँ, इसमें से लगभग अपवर्ड्स ऑफ 60% तो मेन मेन खर्चा यानी कि प्राइम कॉस्ट होगा कम से कम। एंड बाकी का हम बोल सकते हैं 30 to 40%, 20% ओवरहेड्स भी होगा, राइट। तो ओवरहेड्स जो है, इट इज स्मॉल इन वैल्यू, बट नंबर ऑफ आइटम्स विच कम्स इन ओवरहेड्स इज वेरी वेरी मच। छोटी छोटी अमाउंट से बहुत आइटम्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी में पेन 10 रुपए का, 15 रुपए की कॉपी वगैरह वगैरह। इवन डस्टिंग करने वाला कपड़ा 5 रुपए का आता है, तो वो भी ओवरहेड्स ही बन गया, इनडायरेक्ट मटेरियल बन गया जी वो। और सोचो, अब लेबर फोर्स, एक तो हम डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, मान लीजिए गारमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैनुअल बेसिस पर हो रहा है, तो टेलर हायर कर लिया। बट उस गारमेंट फैक्ट्री ने और भी कितने तरीके की लेबर नहीं हायर करनी, छोटी छोटी अमाउंट से पीएन को सैलरी, या हमारे सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी होगी जी, साफ सफाई करने आ रहा है उसको सैलरी होगी जी। तो एज सच छोटी छोटी अमाउंट से हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इन ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नाउ इट मेक सेंस टू क्लासिफाई, टू ग्रुप दोज आइटम्स एज वेल। कहने का मतलब हम ओवरहेड्स की भी ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, हमने बोल दिया जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले आप लिख लीजिए, ओवरहेड्स के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोल देते हैं, इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल देते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। ये ग्रुप, ये पहला ग्रुप है जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आप साथ साथ बता रहे हैं, पहले पढ़ा हुआ है क्या ये सब? अच्छा, आप कॉस्ट आपने पढ़ी हुई है, आपने बीकॉम? अच्छा, देन सेलिंग ओवरहेड्स, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये नोट कर लीजिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इनकर हो रहे हैं। फैक्ट्री की स्टेशनरी, फैक्ट्री का ही सिक्योरिटी गार्ड आएगा, फैक्ट्री का मैनेजर आ जाएगा, फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब जो ऑफिस है, आपको पता है ना कि फैक्ट्री से हटके अलग से ऑफिस प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं। मान लो जी हमारे पास फैक्ट्री तो बद्दी में है, मेन हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। तो ऐसे ऑफिस के अपने अलग खर्चे हैं, इनका अपना अलग सिक्योरिटी गार्ड, अपना अलग रेंटल जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे ऑफिस ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए खर्चा। अब मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए हमारी इनडायरेक्ट लेबर जा रही है, जो हमारे जो सेल्स एजेंट है, मार्केटिंग एजेंट है, ये उनका खर्चा हो गया, उनकी सैलरीज वगैरह होगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मार्केटिंग ओवरहेड्स में चला जाएगा, सेल्स ओवरहेड्स में चला जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, डिस्पैच एंड डिलीवरी का खर्चा। तो डिलीवरी पर्सोनल की सैलरी, डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन, ये सब कहाँ चला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, जिसको आप कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम बोलते हैं डिलीवरी एंड डिस्पैच का खर्चा। टू मेक इट पॉसिबल, टू मेक फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर, जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि सेल्स तो हो गई है जी, ऊपर का खर्चा है कि सेल्स डील क्लोज हो सके। एक बार सेल्स डील क्लोज हो गई, हमको अब कस्टमर तक गुड प्रोवाइड करना है जी,
तो फिर वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मीनिंग क्लियर हो गया? अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ समझ में आ रहे हैं ना? सब कुछ रिटर्न कंटेंट कभी ना कभी आपको लेटेस्ट स्टेज पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा, वैसे तो सेलिंग ओवरहेड्स का अलग मीनिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का अलग मीनिंग है, बट ना पुराने जमाने से ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाकर एक ग्रुप बोल दिया जाता है। तो कहने को चार ग्रुप्स हैं जी, बट मेजोरिटी केसेस में इवन हम भी अपने सब्जेक्ट में देखेंगे, पुराने जमाने के क्वेश्चन भी सामने आएंगे तो वहां पर भी हम नाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इकट्ठा रखें। ठीक है, तो बोलने को तीन तरीके के हो गए, मेजोरिटी, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? अब आपने इस आधे घंटे में जो भी अभी तक सीखा उसको मिलाकर हमको बस अब पैक करना है। अब कोई नई बात आपके सामने नहीं आएगी। देखिए, आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे पी एंड एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स कि हमने बोल दिया कि जी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100, हाउ इट इज बिल्ट अप, इसमें इंडिविजुअल आइटम्स क्या है, इसमें कितना मटेरियल है, कितना ओवरहेड्स वगैरह वगैरह है, वो हमको एक स्टेटमेंट बनती है कॉस्ट शीट। बाय द वे, ये कॉस्ट शीट एक चैप्टर भी है हमारे पास सिलेबस में, एंड इट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे इस टाइम पर जो सिलेबस चल रहा है। होता क्या है, स्पेशली इन बीकॉम, कॉस्ट शीट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज टेकन अप। यूजुअली जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कराया जाता है वहां पर, आप लोगों को भी पता है बीकॉम का लेवल कितना आसान है। उसमें क्या है, हम अभी एक फॉर्मेट लिखेंगे और बीकॉम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आपको आइटम्स के नाम बता दिए, ये ओवरहेड्स है, ये मटेरियल है, बस फॉर्मेट में चिपकाना है। सो इट इज वेरी वेरी इजी बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट शीट इज नॉट जस्ट फॉर्मेट, इट इज ऑल्सो सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। एंड वो एक राइट टाइम नहीं होता कि मैं पहली क्लास ही कभी कॉस्ट शीट कराऊं। मैं आपको भी पता है कि मैंने पहले आपको कहां से स्टार्ट कराया था। अब है क्या, कॉस्ट शीट डिस्कस करके वी विल गो बैक टू लेबर, लेबर के बाद मटेरियल, मटेरियल के बाद ओवरहेड्स। जब तक ये तीन चैप्टर नहीं होते, अब ये तीन नाम आपको पता चल गया, मटेरियल क्या होता है, ओवरहेड्स नाम आपको पता चल गया, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसी की एक्सटेंशन है ओवरहेड्स की, तो जाके कॉस्ट शीट है। अगर मैं आपको पहले कॉस्ट शीट कभी कराऊं ना, आप इतने सिंपल चैप्टर अपरेंटली विच इज द सिंपलेस्ट चैप्टर उसमें ही फंस जाओगे, क्योंकि अभी आप इतने भी आप वाकिफ नहीं हो टर्मिनोलॉजी से। आप आज की क्लास में कर रहे हो बट एकदम से वाकिफ नहीं हो गया। जब तक पूरा ओवरहेड चैप्टर कर लोगे, मन दिमाग में बस ही जाएगा ओवरहेड, सपने में ओवरहेड जाएगा, तो जाके आप कहोगे मैम कॉस्ट शीट तो मक्खन चैप्टर है, कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये मानना नहीं है, हो सकता है जैसे आप हिमांशु बीकॉम से आ रहे हैं, बीकॉम में सबसे पहले कॉस्ट शीट कराई जाती है, मेरे लिए बाद में आती है कॉस्ट शीट। ठीक है जी, तो चैप्टर्स की सीक्वेंस डेविएट भी हो सकती है, जो भी हो सकता है। इस टाइम पर हम एक बारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस करके वी विल गो टू लेबर, क्योंकि लेबर चैप्टर में भी अब रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स में कॉस्ट शीट नाम आ सकता है। तो मेरा फर्ज था कि एक इंट्रोड्यूस करवाना कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, बट कॉस्ट शीट एज चैप्टर हम अभी टेकअप नहीं करें। ठीक है, कमिंग बैक, अब आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है जी मेरे साथ साथ। बस ये लास्ट चीज है, जो अभी तक लिखा उसको पैक करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ? प्राइम कॉस्ट। बहुत बढ़िया। प्राइम कॉस्ट में अब एक एक करके ओवरहेड्स के ग्रुप ऐड करते जाओ। सबसे पहला ग्रुप फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देते हैं उसको नाम दिया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ही है जी, यही है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ही है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी के लिए नाम लिखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें लास्ट ग्रुप जोड़ दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का।
तो हमारे पास आ गया जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही हमारी टोटल कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जुड़ जाता है, तो हमारे पास आ जाती है सेल्स। कंप्लीट कर लीजिए। कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल करवाना है, कहीं पर राइटिंग नहीं समझ में आई बता सकते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब बच्चे, आपने मुझसे नहीं लड़ना कि मैम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम यहाँ पर क्यों है, रेलेवेंस क्या है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम की, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें ना आपको कौशिक चैप्टर में समझाई जाएगी, आपको बताया जाएगा क्यों नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा। ठीक है, अभी के लिए आप ये फॉर्मेट रखिए। बाय द वे, टिल द टाइम वो चैप्टर सामने आए, कॉस्ट शीट का बेरली ये एक्सट्रैक्ट आएगा आपके सामने ज्यादातर। अदरवाइज फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखिए, बट ज्यादातर इंप्लीकेशन यहाँ तक की है। मेनली बताना था कि क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट, तो अब आपको पता होना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है प्राइम कॉस्ट में जब हम जोड़ देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर हो गया जी? राइट। नाउ विद दिस आई विल गो बैक टू द कंटिन्यूएशन ऑफ लेबर चैप्टर। अब लेबर चैप्टर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। मैंने आपको लेबर की पहली क्लास में बताया था, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? लेबर कॉस्ट कहाँ से कैसे आई। ठीक है, दूसरा लेबर कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी हमने लेबर टर्नओवर पढ़ लिया, हमने प्रॉफिट लॉस भी निकालना सीखा, हम पोस्टमार्टम में तो चले गए, बट बेस्ड ऑन दैट पोस्टमार्टम पता चल गया 9 लाख का नुकसान हुआ लेबर टर्नओवर का, 10 लाख का हुआ है पिछले साल। तो ऑन दैट बेसिस हम बोल सकते हैं कि आगे लेबर टर्नओवर कंट्रोल कर लो जी, कुछ स्टेप्स उठाए जाए जिससे हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज हमें छोड़कर ना जाए, तो कॉस्ट कंट्रोल होगी जी। ठीक है, अब आपने बताया मेधावी ने कि मैम आपने ये बोला था P&L में कोई वैल्यू जाती है कि नहीं जाती। बच्चे अब आप कॉस्ट शीट पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो अब हम पता करेंगे यहाँ पर P&L नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कॉस्ट शीट। ये डिटेल में पढ़ना है कि कॉस्ट शीट में ये डायरेक्ट लेबर पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है, हाउ दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड, वो पूरी कहानी में अब हम घुसेंगे। वो कहानी समझने के लिए अगेन मेरे को आपके सामने थोड़ा सा अपना रोना रोना पड़ेगा अपनी जर्नी का। आप सभी को पता है मेरी आर्टिकलशिप कहाँ हुई थी? पीडब्ल्यूसी। और पीडब्ल्यूसी लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपना उनका एक आईडी कार्ड मिलता है जी। आईडी कार्ड के साथ साथ पीछे ना उनका एक और कार्ड लगा होता है जिसको हम एक्सेस कार्ड बोलते हैं। आज की डेट में तो बायोमेट्रिक एंट्री हो गई है, बट हमारे टाइम पर हमारी जो एंट्री होती थी ऑफिस में, हम बाहर एक्सेस कार्ड पंच इन करते थे। पता है ना आपको ये चीज होती है? आपकी फैमिलीज में कोई है जिनके पास ऑब्वियसली ऐसे कार्ड्स होंगे? आई कार्ड तो होता है कंपनी का, एक्सेस कार्ड्स भी होते हैं। हाँ, अब पीडब्ल्यूसी वाज सो पर्टिकुलर अबाउट दैट यूसेज ऑफ एक्सेस कार्ड। वो क्या करते थे, हमने सुबह पहुंचना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक्सेस कार्ड पंच इन कर लिया तो मेरे साथ पीछे गेट खुल गया जी, गेट खुल गया तो मेरे साथ पीछे पीछे लगते हुए 5 लोग और आ जाएंगे। नहीं जी, मैं एंटर करूंगी, वो ग्लास का ही दरवाजा था, वो बंद होगा, फिर अगला बंदा अपना एक्सेस कार्ड पंच इन करेगा, वो आएगा, एक एक करके आएगा। इस चक्कर में पूरी लिफ्ट लॉबी में लाइन ही लग जाती थी सुबह के 8:30 बजे। ठीक है, फिर निकलना है, शाम का हमारा निकलने का टाइम होता था तकरीबन 5 बजे का। 5 बजे फिर अंदर से लाइन लगी हुई है, सभी को अपने एक्सेस कार्ड पंच कराने हैं। और इसको इंश्योर करने के लिए कि एक इंसान ने अपना कार्ड पंच इन किया, लगते हुए साथ में गेट तो खुल गया, 10 लोग भी आ सकते हैं, बट ऐसा ना आए 10 लोग, एक एक जना अपना एक्सेस कार्ड अपना इंडिविजुअली पंच इन करे। इसको इंश्योर करने के लिए स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कराया हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ये नहीं है कि वो एंट्री एंड एग्जिट नोटिस कर रहा है कि वो गेट खोल के देगा ना जी, वो इसके लिए है कि ये देखने के लिए हर एम्प्लॉय अपना एक्सेस कार्ड पंच इन कर रहा है कि नहीं करना। फिर होता क्या था, माई वर्क स्टेशन वॉज ऑन 18th फ्लोर, और 17th फ्लोर पर हमारे पास हमारी आईटी टीम बैठा करती थी। मानो लैपटॉप में कोई इशू आ गया, फोन करके बोल दिया, वो कहते नीचे आके दिखा जाओ। अब नीचे आके दिखाना है तो कई बार ऐसा होता था, मैं जल्दबाजी में लैपटॉप उठाकर गेट तक पहुंच गई, पता चला एक्सेस कार्ड अपना आई कार्ड तो डेस्क पे भूल गए।
सिक्योरिटी गार्ड को इतनी रिक्वेस्ट करती थी कि मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, जाने दो। वो कहते मानते नहीं थे। मैं अपने तब भारी भरकम लैपटॉप उठा के वापस जाती थी, अपना एक्सेस कार्ड लेकर आती थी, एक फ्लोर की सीढ़ियां उतरती थी, फिर 17th फ्लोर पे बाहर से पंच इन करो, अंदर जाके अपना काम कराओ, फिर अंदर से पंच इन करो ताकि बाहर निकल सको, सीढ़ियां चढ़ो, फिर 18th फ्लोर का बाहर से पंच इन करो। मतलब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के लिए आपको ये एक्सेस कार्ड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। ऐसा क्यों? क्यों करना है उनको ये? सोच के बता सकते हो? टाइम कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉय प्रीमाइसेस में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और इसको प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग। एक और चीज को लेकर वो लोग बड़े पर्टिकुलर थे, टाइम शीट भरनी है जी, टाइम शीट भरनी है। हमारे वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे होते थे। मंडे टू फ्राइडे में जब फ्राइडे वैसे भी शाम को लंच के बाद तो काम करने का वैसे ही मन नहीं करता था, इधर से एचआर वगैरह के फोन आ रहे हैं, टाइम शीट भर दो। टाइम शीट क्या होता है? आपको बताना है आपने उस हफ्ते कितना काम किया, कौन सी जॉब पर। जॉब मतलब क्या असाइनमेंट है, क्या टास्क है। होता क्या था, उन्होंने क्लाइंट कोड बनाए होते थे, मान लीजिए ABC 001 ऐसे क्लाइंट कोड, और क्लाइंट कोड के भी अंदर उन्होंने जॉब कोड क्रिएट किए होते थे। हमको अपना टाइम जॉब्स के अगेंस्ट बुक करना होता था। मान लीजिए क्लाइंट है ABC। अब एक क्लाइंट की मल्टीपल टास्क हमारे सामने है। हमने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, हमने उसका GST रिटर्न भी फाइल करना है, हमने उसका कोई पिछले सालों की कोई स्क्रूटनी ओपन अप है इनकम टैक्स में, वो केस भी लड़ना है, वो अलग काम है। तो एक ही क्लाइंट के मल्टीपल 4-5 काम मिल सकते हैं हमें, इसलिए क्लाइंट कोड क्रिएट करके अलग अलग काम के लिए अलग अलग जॉब कोड भी क्रिएट किए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ FY 19-20, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ FY 13-14, इस तरीके से। तो हमको बताना होता था मंडे को मैंने दो दो घंटे जॉब कोड 1001 पे काम किया, वो सो एंड सो क्लाइंट की है। फिर मंडे को बाकी के 4 घंटे मैंने किसी और जॉब ऑफ सम अदर क्लाइंट पे काम किया। इस तरीके से मेरे को बताना होता था। और बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे कि अगर फ्राइडे को नहीं टाइम शीट भरी जाने से पहले, और मैं बोलती भी थी नहीं नहीं वीकेंड पे मैं लैपटॉप खोल के स्पेशली भर दूंगी, अभी मेरे को कहीं निकलना है, मेरे प्लान्स है या कुछ है, मानते नहीं थे। हमें पता है तुम्हारा वीकेंड पे लैपटॉप नहीं खुलना, फिर हम तुम्हें मंडे को रिमाइंड कराते फिरेंगे। बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते थे। तो दिस वॉज वन थिंग। अब वर्कर से, और ये सिर्फ मेरे साथ, मैं तो आर्टिकल थी, ये इवन टॉप मोस्ट लेवल पार्टनर उनको भी भरना होता था, और पीछे पढ़ पढ़ के भरवाते थे। पार्टनर तो स्पेशली ऑब्वियसली ऐसे वाले टास्क के लिए वो वेले थोड़ी ना बैठे हैं, स्टिल उनसे उनके सेक्रेटरीज भर रहे हैं, कोई भी भर रहा है, बट ये इंश्योर HR का काम था कि हर कोई भरे। इस चीज को बोला जाता है टाइम बुकिंग। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, देखना जरा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने टाइम कीपिंग के हिसाब से, मतलब एक्सेस कार्ड पंच इन पंच आउट के हिसाब से, उसने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किए 9 घंटे। टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स कि इस जॉब पे इतना काम किया, इस जॉब पे इतना काम किया, उसको मिलाकर एक दिन में मान लो उसका पता चल रहा है कि उसने तो टोटल 8 घंटे काम किया। अब ये कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी नहीं है कि एम्प्लॉय प्रीमाइसेस में था 9 घंटे, बट उसने अलग अलग जगह पर काम किया या एक ही जगह पर काम किया 8 घंटे। ऑब्वियसली इंसान है, उसको लंच ब्रेक, टी ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट ब्रेक चाहिए, सीधी सी बात है। अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहा है तो थोड़ा बहुत एक होता है ना ट्रांजिशन वाला टाइम भी तो लगता है। मान लीजिए मैं उस क्लासरूम में पहले क्लास ले रही थी आपके आने से पहले, फिर मैं इधर आई हूँ, वहां से सेटअप हटाकर इधर आई हूँ, ये टाइम तो मेरा लगना ही लगना था। इंस्टेंटली तो मैं एकदम से दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं कर सकती, ये तो होना ही होना है। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर वर्कर खाली बैठे, प्रीमाइसिस में होने के बावजूद वर्कर खाली है 1 घंटे के लिए, और खाली टाइम को हम बोलते हैं आइडल टाइम। आपने आज एक नई चीज सीखी, आइडल टाइम, सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, डोंट वरी। बट ये नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल मतलब होना ही है, ऑन अ नॉर्मल बेसिस होना ही है। मान लीजिए, चलो एक्सपेक्टेशन वर्कर से 8 घंटे की टाइम बुकिंग की है कि अपनी वो टाइम शीट में 8 घंटों का हिसाब बताए कौन सी जॉब पे कितना टाइम लगाया था। मेरे साथ ये असली में हो चुका है। एक बारी हम काम कर रहे थे और दिल्ली गुड़गांव NCR एरिया में आ गया अर्थक्वेक, प्रॉपर झूलती हुई, वहां पर जो हैंगिंग लाइट्स होती हैं ऑफिस की वो झूलती हुई दिखाई दे रही थी। अब सोचो, अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक के टाइम पर वैसे भी ड्रिल्स वगैरह होती है, हमको क्या सिखाया जाता है, एट द टाइम ऑफ सच काइंड ऑफ कैलेमिटीज डू नॉट यूज लिफ्ट। 18वें फ्लोर से नीचे गए सीढ़ियां, ठीक है, वेट किया कहीं आफ्टर शॉक्स तो नहीं आने वाले, ऑब्वियसली बोला जाता है हमको, ड्रिल्स में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। एंड फिर जब रियलाइज हो गया कि नहीं इट हैज गॉन, तब भी लिफ्ट नहीं खोल रहे हैं। और लिफ्ट अगर खुली भी है तो 2-3 खुली है, वहां पे लाइनें लगी है, क्योंकि PwC तो 17-18 फ्लोर पे था, और भी तो कंपनीज के ऑफिस है पूरी बिल्डिंग में टिल 20th फ्लोर, सभी को लिफ्ट चाहिए।
जो 3-4 लिफ्ट ऑपरेशनल हुई वहां पर लाइनें लग गई। हमने सोचा, अब हम सोच रहे हैं कि यार क्या करें, लिफ्ट का वेट करें कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, सीजन टाइम चल रहा है, ऊपर भी जाना है। ऊपर गए, इस सब में 3 घंटे वेस्ट हुए। अब ये 3 घंटे मैंने काम नहीं किया, अल्टीमेटली मैं तो प्रेमाइसिस में ही थी ना, काइंड ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी, काम तो नहीं हुआ ना, मेरी टाइम शीट में ये जा पाएगा। तो जो मेरे को 8 घंटे काम करना चाहिए था उस पर्टिकुलर दिन मैंने टाइम शीट भरी है 5 आवर्स की। अब जो ये 8 से 5 का डिफरेंस है, ये भी तो आइडल टाइम ही है, खाली बैठने वाला टाइम है, बट ये है अब नॉर्मल आइडल टाइम, जो कि रूटीन तौर पर आइडल टाइम होना नहीं चाहिए। आइडल टाइम मतलब जो कि रूटीन टाइम, रूटीन बेसिस पर वर्कर खाली बैठेगा तो बैठेगा, लंच ब्रेक के लिए ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा। आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गई। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम मतलब वर्कर काम नहीं कर रहा बट उसका पैसा मिल रहा है। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब ऑब्वियसली वर्कर ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन रीजंस नॉर्मल आइडल टाइम लेगा, लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह लेगा। अब सोचो, एक फैक्ट्री है, वो बहुत बड़े एरिया में सिचुएटेड है, उसने तो गेट पे अपना एक्सेस कार्ड पंचन कर दिया, अपने वर्क स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते, लैपटॉप वगैरह खोलते खोलते चल के भी जाएगा, दूर जाए तो फिर ऑब्वियसली वो टाइम भी लगेगा। टाइम टेकन टू सेटअप फॉर दी जॉब, वो भी हमारा क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम मतलब विच आइडल टाइम तो है, वर्कर को पेमेंट भी देनी है, बट इट डज नॉट अकर ऑन अ रूटीन बेसिस। ये हो गया अब नॉर्मल रीजन की वजह से, अर्थक्वेक, पावर फेलियर, पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आ रही, या हमारे पास काम ही नहीं कर देने को वर्कर खाली बैठा है, जॉब क्योंकि जॉब्स नहीं है। दीज आर ऑल अब नॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर हो गई ये डिस्टिंक्शंस? अब इनका क्या रोल है ये हम सीखेंगे कल की क्लास में। आज हमारी डिस्कशन इतनी ही। बाय द वे, अगर आपको कभी कंटेंट पढ़ना, देखिए मैं इतना इनकरेज नहीं करूंगी कि आप अपने लेवल पर कुछ रीडिंग ले लें, ज्यादा से ज्यादा ये आपका स्टार्टिंग का टॉपिक है, और आइडल टाइम वाली बात आपके पास ऑन दी पेज नंबर 3.3 लिखी हुई, ज्यादा से ज्यादा ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं बस। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।